क्लास 10th मैथमेटिक्स वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो जो पहला रिक्त स्थान है वो ये कहता है कि सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं और वहां पर आपको दो ऑप्शन भी दे रखे हैं। हाँ, तो सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। आपके पास दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है समरूप और दूसरा ऑप्शन दिया है आपका सर्वांगसम। तो आपको ये बताना है कि जो आपके जितने भी वृत्त होते हैं वे सभी समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं। ओके, देखिए प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न आपसे तभी बनेंगे जब आप बेसिकली समरूपता क्या होती है उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और यदि आप समरूपता को अच्छे समझना चाहते हैं तो पिछले वीडियो में मैंने समरूपता को बेहद डिटेल में बताया है, तो आप ऊपर आई टैब में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका समरूप होगा या सर्वांगसम होगा। देखिए हल्का सा मैं बता देता हूं। जैसे मैं इस वृत्त की बात करूं, ये एक वृत्त है, और यदि मैं बात करूं इस वृत्त की तो ये भी क्या है, बेसिकली एक वृत्त है। ओके, अब ये भी एक वृत्त है और सपोज कर लो ये भी वृत्त है। ये वृत्त लग नहीं रहे हैं, ये आपका एक वृत्त हो गया और ये आपका एक वृत्त हो गया। ये आपके दो वृत्त है। अब आप बताइए ये दोनों वृत्त समरूप है या सर्वांगसम है? आपका आंसर होगा कि ये दोनों वृत्त कैसे है, बेसिकली आपके समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। हमेशा याद रखना, समरूप का अर्थ तो आप सभी जानते हैं। समरूप का अर्थ होता है यदि रूप समान है। ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, दोनों ही वृत्त है, दोनों का रूप समान है, तो ये समरूप होंगे ही। समरूप होंगे ही। लेकिन यदि मैं बात करूं ये सर्वांगसम क्यों है, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब होता है आप यदि ये आकृति इस आकृति के सर्वांगसम है, इसका मतलब ये होता है कि यदि आपने इस आकृति को पकड़ के इस आकृति के ऊपर रख दिए, इस आकृति को पकड़ के इस आकृति के ऊपर रख दिए तो ये वाली आकृति को पूरी तरह से ढक लेगी। यदि ऐसा होता है तो आप बोलोगे कि वो दोनों आकृति कैसी आकृति है, सर्वांगसम आकृति। ये मेरा पहला हाथ, ये मेरा दूसरा हाथ। अब ये दोनों सर्वांगसम है या नहीं इसका मुझे पता करना है। तो कुछ नहीं करना, इस हाथ को इस हाथ के ऊपर ले जाकर ऐसे रख देना है। यदि ये वाला हाथ ये वाले हाथ को पूरी तरह से क्या कर लेता है, ढक लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हाथ है इस हाथ के क्या ऐसे है, सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का मतलब ये होता है यदि एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक लेती है तो वे दोनों आकृतियां कैसी आकृतियां हो जाती, सर्वांगसम आकृतियां हो जाती हैं। हाँ, तो अभी ये समरूप आकृतियां भी है। क्यों? क्योंकि ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, और ये सर्वांगसम भी है क्योंकि यदि हमने इसको इसके ऊपर रख दिए तो ये एक दूसरे से भली बात एक दूसरे को ढक लेंगे। हाँ, तो इसका आंसर हम फिर समरूप लिखे हैं, सर्वांगसम। देखिए क्वेश्चन ने बोला है सभी वृत्त। हाँ, ये हो गया आपका एक वृत्त, ये हो गया आपका दूसरा वृत्त। हाँ, अब बताइए ये वाला वृत्त और ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। अब बताइए क्या इनके रूप समान है? आपका आंसर होगा हाँ, रूप समान है। मतलब ये दोनों कैसी आकृति है, आपकी समरूप आकृतियां है। लेकिन यदि मैं पूछूं कि बताइए ये क्या सर्वांगसम आकृति है, तो सर्वांगसम के लिए तो बहुत आसान है। इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, यदि ये इसको एज इट इज ढक ले, इसका मतलब ये दोनों आकृति भी कैसी हो जाएगी, सर्वांगसम। अब बताओ क्या यदि आप इस आकृति को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये वाली इसको पूरी तरह से ढक लेगी? नहीं ढक पाएगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां नहीं है। हाँ, ये भी वृत्त था, ये भी वृत्त था, ये दोनों समरूप है और सर्वांगसम भी। लेकिन ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, लेकिन ये समरूप तो लेकिन सर्वांगसम नहीं है। मतलब किसी किसी कंडीशन में वृत्त जो है वो समरूप सर्वांगसम दोनों सिद्ध हो रहे हैं, और किसी किसी कंडीशन में जो वृत्त है वो समरूप तो सिद्ध हो रहा है लेकिन सर्वांगसम सिद्ध नहीं हो रहा है। मतलब यदि हम सभी वृत्तों की बात करें तो वे सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, समरूप। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ हम इन दो वृत्तों की बात करते हो, ये तो समरूप है, सर्वांगसम तो है नहीं। हाँ, ये सर्वांगसम है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। मतलब कुछ वृत्त सर्वांगसम होते हैं, कुछ नहीं होते। लेकिन जितने भी वृत्त होते हैं
जितने भी आपके व्रत होते हैं वे सभी समरूप होते ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली समरूप हो जाएगा। तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। रिक्त स्थान का ही सेकंड है, आपको बताना है सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं, और इसमें भी दो ही ऑप्शन है, पहला है आपका समरूप और दूसरा है बेसिकली आपका सर्वांग सम। तो शायद इसका भी आंसर आप बता सकते हैं कि इसका भी आंसर क्या होगा, बेसिकली समरूप ही होगा। क्या होगा, समरूप। मैं एग्जांपल देता हूं, ये क्या है आपका एक वर्ग है, क्या है आपका एक वर्ग है, और ये भी क्या है आपका एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। हाँ, इसी तरह ये आपका एक वर्ग है, और हम यहां पर बना लेते हैं, और ये भी आपका एक वर्ग है बेसिकली ये क्या है, बेसिकली वर्ग है आपके पास, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। अब बताओ, यदि मैंने इस वर्ग को इस वर्ग के ऊपर रखा तो क्या ये वाला वर्ग इस वर्ग को ढक लेगा? बिल्कुल सही, पूरी तरह से ढक लेगा। मतलब ये आकृति कैसी है, सर्वांग सम आकृति है। क्या इनका रूप समान है? बिल्कुल, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, मतलब इनका रूप भी क्या है, समान है, मतलब ये समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। लेकिन यदि मैं यहां बात करूं, क्या इनका रूप समान है? बिल्कुल, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, मतलब इनका रूप कैसा है, समान है, मतलब ये कैसी आकृति है, बेसिकली ये आपकी समरूप आकृति है। लेकिन यदि मैं बात करूं, यदि मैंने इस आकृति को पकड़ के इस आकृति के ऊपर रख दिया, या इस आकृति को पकड़ के इस आकृति के ऊपर रख दिया, तो क्या ये वाली आकृति इस आकृति को पूरी तरह से ढक लेगी? आंसर होगा नहीं। ये वाली आकृति क्या इस आकृति को पूरी तरह से ढक लेगी? नहीं ढक सकती। मतलब ये आकृति सर्वांग सम नहीं है, लेकिन समरूप है। और क्वेश्चन बोल रहा है सभी वर्ग, मतलब जितने भी वर्ग हैं उन सभी की बात करना है हमें। हाँ, यहां पर देखो, ये वाला वर्ग आपका समरूप भी है, सर्वांग सम भी है, लेकिन ये वाला व्रत आपका समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। मतलब कुछ वर्ग सर्वांग सम होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी वर्ग होते हैं वे सभी क्या होते हैं, समरूप होते ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सभी वर्ग क्या होते हैं, बेसिकली आपके समरूप होते हैं, और सर्वांग सम कुछ वर्ग होते हैं, कुछ वर्ग नहीं होते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिकली समरूप हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, और आपके पास दो ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है आपका समद्विबाहु, और दूसरा ऑप्शन है बेसिकली आपका समबाहु। मतलब आपको ये बताना है क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि इसकी बेसिकली दो भुजाएं बराबर होती है। यदि ये 6 है तो ये 6 होगा, लेकिन ये 5 होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजाएं आपस में बराबर होगी, तीसरी भुजा इन दो भुजाओं के बराबर नहीं होगी। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर होगी। हाँ, अब बेसिकली यदि मैंने और एक समबाहु त्रिभुज ले लिया और एक समबाहु त्रिभुज मैं मान लेता हूँ, इसका मान हो गया 5, तो इसका भी मान 5 होगा, इसका भी मान 5, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है एक भुजा का जो मान होगा सभी भुजाओं का मान वही होगा। हाँ, लेकिन अब यदि मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करूं, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो भुजाएं समान होनी चाहिए। हाँ, तो यहां मैं मान लेता हूं इसका मान 4 है और इसका मान 4 है, लेकिन इसका मान 3 है। देखो दो भुजाएं समान है, समद्विबाहु त्रिभुज को तो इसी बात से मतलब है। समद्विबाहु त्रिभुज को तो मतलब है दो भुजाएं समान होनी चाहिए। हाँ, तो देखिए या इस समद्विबाहु त्रिभुज में ये है आपका समबाहु का और ये है आपका समद्विबाहु का। हाँ, तो समद्विबाहु दो भुजाओं का मान समान है, तीसरी भुजाओं का मान अलग, दो भुजाओं का मान समान है, तीसरी भुजा का अलग। अब ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है। अब समरूपता की सबसे बड़ी शर्त क्या होती है कि समरूपता की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि जो रूप होता है वो समान होता है। क्या इस का रूप इसके समान है? बिल्कुल, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। क्या इसका रूप इसके समान है? बिल्कुल, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। मतलब जितने भी आपके बेसिकली समबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, उनके रूप समान होते हैं। मतलब सभी समद्विबाहु सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं ना,
समरूपता की पहली कंडीशन है कि रूप समान होना। दूसरी कंडीशन और एक होती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। संगत भुजा मतलब इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है, मतलब 6:5, इनका हमें अनुपात लेना रहता है। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है तो इनका अनुपात ले लो 6:5। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है तो इनका अनुपात ले लो 6:5। क्या इन तीनों, क्या समबाहु त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा सेम आएगा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। यदि मैंने इसका मान गलती से कितना कर दिया 4, तो बता सकते हो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि सभी भुजाओं का मान कैसा होगा? समान। हाँ, तो अब अनुपात निकाल लो। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5। हाँ, अब मान लो गलती से मैंने 5 की जगह कितनी कर दिया? ये 1 कर दिया, तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है यदि एक भुजा का मान ये है तो सभी भुजाओं का मान वही होता है समबाहु त्रिभुज में। तो अब बताइए, इस भुजा के संगत ये वाली भुजा तो 4:1 आ जाएगा। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा अनुपात निकालेंगे तो 4:1 आ जाएगा। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा तो इनका अनुपात निकालेंगे तो 4:1 आ जाएगा। मतलब समबाहु त्रिभुज के केस में आप देख सकते हो कि पहली शर्त तो फॉलो हो रही है कि रूप समान है, और दूसरी शर्त भी फॉलो हो रही है कि संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है? बेसिकली समान है। समबाहु त्रिभुज की जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या आ रहा है? समान आ रहा है। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या समद्विबाहु त्रिभुज में पहली शर्त कंप्लीट हो रही है? रूप समान है? बिल्कुल, ये तो हो रही है। लेकिन अब दूसरी शर्त देखो, दूसरी शर्त क्या होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है। हाँ, यदि हम बात करें इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 6:4। इस भुजा के संगत ये वाली भुजा है तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा? 6:3। इस भुजा के संगत कौन सी भुजा है? ये वाली है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? 5:4। क्या ये तीनों आपस में बराबर है? क्या 6:4 इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं। क्या ये इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के केस में मुश्किल है कि जो संगत भुजाएं होगी उसका अनुपात क्या होगा? समान होगा। लेकिन समबाहु त्रिभुज के केस में पक्का ही है कि संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समबाहु। मतलब कि सभी समबाहु त्रिभुज, आप कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लो, वे समरूप तो होंगे ही, क्योंकि रूप तो समान होगा। दूसरा, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समान ही होगा। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज के केस में यह पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हैं क्या? हाँ, रूप तो समान आ रहे हैं, लेकिन क्या एक ही कंडीशन होती है समरूप की? नहीं, दूसरी भी कंडीशन होती है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। क्या आ रहा है किसी भी उसमें? नहीं आ रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। जितने भी समबाहु त्रिभुज है वे सभी क्या होते हैं? बेसिकली समरूप होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप अपनी देख सकते हैं स्क्रीन पर। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालिस्तान हो तथा उनकी संगत भुजाएं खालिस्तान हो। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका बराबर, हाँ, और दूसरा है बेसिकली आपका समानुपाती। हाँ, दो ऑप्शन दिए गए हैं और जो रिक्त स्थान भरने हैं वो भी कितने हैं? 2 ही भरने हैं। तो बस आपको यहाँ पर आंसर देना है कि पहले यहाँ बराबर आएगा समानुपाती, यहाँ पर समानुपाती आएगा या बराबर। तो देखिए, ये तो एक प्रकार का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एक प्रकार का फैक्ट है आपका। हाँ, उसमें कुछ समझना नहीं है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड था उसमें समझाने वाला था तो मैंने समझाया। फोर्थ क्वेश्चन एक प्रकार से फैक्ट है। कोई यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज है तो वो समरूप तभी होंगे जब उनके क्या क्या बराबर हो? संगत कोण बेसिकली बराबर हो, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो। समानुपाती यानी कि समान अनुपात में हो। याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज की बात करें तो वो समरूप तभी होगा जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं, मैंने बताया था। और बेसिकली संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है या संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो वही तो है, समानुपाती का मतलब समान अनुपात। संगत भुजाएं समानुपाती होती है या संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, बात एक ही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, पहले आएगा आपका बराबर, फिर आएगा आपका समानुपाती। ओके, अब हम देखेंगे प्रश्नावली 6.1 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में ये है, आपको बेसिकली दो आकृतियां दी गई है। ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति। आपको बताना है ये दोनों आकृति समरूप है या
नहीं है। ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन है। तो देखिए समरूप के लिए क्या शर्त होती है? सबसे पहली शर्त रूप समान होना चाहिए। अब देखिए ये भी क्या है, आपका एक चतुर्भुज है, ये भी आपका चतुर्भुज है। देखिए 1 2 3 4 इसकी भी 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 इसकी भी 4 भुजाएं हैं। दोनों क्या है बेसिकली आपका चतुर्भुज है, मतलब रूप समान है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो जाती है समरूपता की। समरूपता की पहली कंडीशन होती है कि रूप समान होना चाहिए। ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, ये भी 4 भुजाओं से बना है, ये भी 4 भुजाओं से बना है, मतलब इनका रूप कैसा है बेसिकली समान। जो सबसे पहली शर्त है वो तो फुलफिल हो जाती है कि इनका रूप समान है, मतलब ये आकृतियां समरूप हो सकती है। अब हम उतरेंगे दूसरा क्या है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। क्या? संगत भुजाओं का अनुपात समरूपता की दूसरी शर्त। तो संगत भुजा का अनुपात लेना पड़ेगा हमें। हाँ, तो इस वाली भुजा की संगत हो जाएगी ये वाली भुजा, इस वाली भुजा की संगत हो जाएगी ये वाली भुजा। तो इस भुजा का मान कितना है 3, इस भुजा का मान कितना है 1.5, तो इनका क्या लेना है हमें? अनुपात लेना है। हाँ, अब इस भुजा की संगत हो जाएगी ये वाली भुजा। हाँ, तो इस भुजा का मान कितना है 3, इस भुजा का मान कितना है 1.5। इस भुजा की संगत हो जाएगी ये वाली भुजा, तो इस भुजा का मान कितना है 3 और इस भुजा का मान कितना है बेसिकली 1.5। हाँ, अब उसी प्रकार से इस भुजा की संगत हो जाएगी ये वाली भुजा, इस भुजा का मान कितना है बेसिकली 3 और इस भुजा का मान कितना है बेसिकली 1.5। अब हमें देखना है कि ये जो हमने संगत भुजाओं का अनुपात लिए हैं क्या वो समान है। आप देख सकते हैं जो पहली संगत भुजा थी ये वाली, इनका अनुपात इस दूसरी जो संगत भुजा आई थी उनके अनुपात के समान है, और इन दोनों का अनुपात भी जो तीसरी संगत भुजाएं थी इनके अनुपात के समान है, और ये जो चौथी संगत भुजाएं थी इनके अनुपात के भी समान है। मतलब इन दोनों आकृतियों में जो संगत भुजाओं का अनुपात आ रहा है देख सकते हैं आप, वो भी समान है 3/1.5, 3/1.5, 3/1.5, 3/1.5। मतलब ये दूसरे शर्त की भी पालना करती है कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बेसिकली क्या आ रहा है आपका समान आ रहा है। मतलब दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करती है कि पहली रूप भी समान है जो कि होना चाहिए, दोनों चतुर्भुज संगत भुजाओं का अनुपात भी समान, आप देख सकते हैं। लेकिन तीसरी कंडीशन भी होती है जिसे भी आपको देखना रहता है, और वो तीसरी कंडीशन क्या है? वो तीसरी कंडीशन ये है कि बेसिकली आपको देखना रहता है संगत कोण। क्या संगत कोण आपस में बराबर है या नहीं? यदि संगत कोण आपस में बराबर है तब ये हो जाएगी समरूप आकृतियां। हाँ, अब संगत कोण का मतलब यहाँ पर कितने का बनेगा 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितने का बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितने का बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितने का बन रहा है 90 डिग्री। क्या यहाँ पर 90 डिग्री बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। यहाँ पर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या संगत कोण बराबर है? संगत कोण का मतलब यहाँ पर जो कोण बन रहा है वही कोण यहाँ पर भी बनना चाहिए। यहाँ पर जो कोण है ना और यहाँ पर जो कोण है इन्हें कहा जाता है संगत कोण। इस कोण के संगत हो जाएगा ये वाला कोण, इस कोण के संगत हो जाएगा ये वाला कोण, इस कोण के संगत हो जाएगा ये वाला कोण। तो क्या यहाँ पर 90 बन रहा है तो यहाँ पर भी 90 बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब क्या ये वाला कोण क्या इस संगत कोण के बराबर है? नहीं है। क्या यहाँ पर 90 बना तो यहाँ पर भी 90 बनेगा? मतलब संगत कोण बराबर नहीं है। क्या यदि यहाँ पर 90 बनेगा तो यहाँ पर भी 90 बनेगा? नहीं बनेगा। तो संगत कोण भी बराबर नहीं है। यहाँ पर 90 बनेगा तो क्या यहाँ पर 90 बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। मतलब संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। और समरूपता की 3 कंडीशन होती है। पहला रूप समान होना चाहिए, संगत भुजा का अनुपात समान होना चाहिए और संगत कोण बराबर होनी चाहिए। क्या इस आकृति के केस में तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही? नहीं। तो 2 कंडीशन तो हो रही, देख भी ली हमने, लेकिन तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। तो बताइए समरूपता की कंडीशन होती है कि तीनों फॉलो होना चाहिए। यदि तीनों फॉलो नहीं हो रही है तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये दोनों आकृतियां समरूप है। इसका मतलब जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा कि ये दोनों आकृतियां या ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। या सीधा सीधा आपको लिखना पड़ेगा कि ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। और क्यों नहीं है? क्योंकि इनके रूप तो समान है, संगत भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का
आंसर। बेसिकली अब बात आती है प्रश्न क्रमांक 2। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 जो है बेसिकली उसमें आपको क्या देने हैं, उदाहरण देना है। समरूप आकृतियों को उदाहरण देना है और ऐसी आकृतियों को उदाहरण देना है जो कि समरूप नहीं है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि अभी तक मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया और जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराया एकदम लॉजिकल वे में सॉल्व कराया, और यदि आपने भी लॉजिकल वे में उसे ठीक से समझा होगा तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए यूं हो जाएगा, यूं चुटकी में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 में जितने भी प्रश्न थे उन्हें हल किया, बेसिकली उनके कॉन्सेप्ट को सीखा। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप बेसिकली कॉन्सेप्ट को सीखेंगे।